मैथ 2 में दूसरा चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, उसके अंदर प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह शुरू करने वाले हैं। वास्तविक संख्या जो चैप्टर है वो हमारा इसके पहले के क्लास में हो चुका है, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रश्न संग्रह है जिसे हमने सॉल्व किया हुआ है। एक बार इस पार्ट का इंट्रोडक्शन लेते हैं। वास्तविक संख्या में क्या होता है, चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इस चैप्टर को करने के पहले हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, ये सभी के बारे में हमने शुरू में देखा था। अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वो संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक जाती है, उस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा हमने देखा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या की तरह ही है, लेकिन ये संख्या शुरू कहाँ से होती है? 0 से, शून्य से शुरू होती है। शून्य के बाद 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है। इसमें सभी धनात्मक संख्या ही आएंगी, सभी प्लस वाली संख्या ही आएंगी। उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक क्या है? जिसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याओं का समावेश होता है, साथ में 0 भी आता है, उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था परिमेय संख्या। इसमें मुख्य रूप से हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है ये हम देख लेते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे आपका P का मान और Q का मान, P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव, प्लस में रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर भी चलेगा, माइनस में रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 फिर भी चलेगा। मतलब यहाँ पे जो आपका P है, ये P क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। दशमलव नहीं होना चाहिए, कर्णी नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और Q जो है ये भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q का मान हम 0 नहीं ले सकते। 0 को छोड़ के आपका Q का मान जो है वो आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप धनात्मक लो, ऋणात्मक लो, कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हो। और P का मान भी हम कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। तो वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं वो क्या होगा? परिमेय संख्या। दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें करणी की जो संख्या है उनका समावेश होता है। जैसे अगर आपको करणी में 3 दिया है, तो करणी में 3 जो है वो उसे हम परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि करणी में 3 जो है वो पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगर हमें करणी में 9 दिया होता तो हमें मालूम है 9 जो है ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो अगर हम 3 का वर्ग निकालते हैं तो 9 मिलेगा। उसी तरह से 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो अगर इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें तो हम 3/1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी पे आधारित है हमारा ये प्रश्न प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2, जिसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं वो सभी क्वेश्चन पे हम पहले हल कर चुके हैं उन प्रश्नों को। यहाँ पे हमको सिर्फ रिवीजन करना है, हम उसको रिवाइज करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जैसे पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 का पहला प्रश्न, इसमें कहा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? ऑप्शन आपको दिया है। पहला है करणी में 16/3,
25। हमारा जो पहला ऑप्शन है ए, करनी में 16/25 है। तो बच्चों अभी आपको मैंने बताया था कि करनी की जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, करनी में 16। 16 जो है इसका वर्गमूल क्या होगा, 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो इसका वर्गमूल होगा 4। और 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 25 किसका वर्गमूल होगा, किसका वर्ग होगा, 5 का। तो अगर इसे हम करनी हटाते हैं तो 4/5 इस रूप में लिख सकते हैं। अगर हम 4/5 के रूप में लिख रहे हैं, इसका अर्थ है कि इसे हमने P/Q के रूप में लिखा। अगर ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो इसका अर्थ है ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो इसका समावेश हम अपरिमेय संख्या में नहीं कर सकते। उसी तरह से दूसरा आपको है बी का ऑप्शन, करनी में 5। अगर करनी में 5 इसका ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है करनी में 5, करनी में 5 अगर दिया है तो करनी में 5 जो है वो किसी का वर्ग है, किसी का भी वर्ग नहीं है। 5 जो है वो किसी का भी वर्ग नहीं है, तो 5 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका करनी में 5 ऐसे ही रहेगा। फिर तीसरा ऑप्शन है 3/9, ये आपको P/Q के रूप में दिया हुआ है पहले से, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा है करनी में 196, करनी में 196, तो 196 करनी में जो है वो किसका वर्ग है, सी का ऑप्शन है 3/9, और डी का ऑप्शन है करनी में 196 वर्ग होता है 14 का। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 14/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या है। तो अब इन चारों ऑप्शन में से अगर हम देखें तो अपरिमेय संख्या क्या होगा, 3/9। इसमें अपरिमेय संख्या होगा करनी में 5, क्योंकि करनी में 5 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो पहला प्रश्न जो है इसमें हमारा सही विकल्प क्या है, पहले प्रश्न का सही विकल्प है करनी में 5, क्योंकि करनी में 5 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका अर्थ है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, इसमें से आपको अपरिमेय संख्या पूछा है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, पहला आपको दिया है 0.17। 0.17 को हम परिमेय स्वरूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर ऊपर नीचे हम 100 से गुणा करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 17/100, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से 1.513 बार, 1.513 बार जो है इसे भी हम ऐसे प्रश्नों को किस तरह से परिमेय रूप में लिखेंगे ये भी हम पहले देख चुके हैं, और अभी आगे इस तरह के प्रश्न दिए हैं जिसे हम हल करेंगे। तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है 0.2746, ऊपर बार का चिन्ह है, ये भी परिमेय संख्या है। अब इसमें ऑप्शन डी अगर हम देखते हैं, ऑप्शन डी में हमको क्या दिया है, 0.10, एक फिर 2 बार 0 है, फिर 1, फिर 3 बार 0 है। इस तरह से जो है वो संख्या क्या हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो बच्चों ये जो संख्या है ये आपकी एक सेम नंबर नहीं रिपीट हो रहा है। जैसे इसके पहले प्रश्न में देखा तो दूसरा जो ऑप्शन था उसमें 5 1 3 ऊपर बार का चिन्ह दिया है, मतलब 5 1 3 5 1 3 5 1 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है। उसके सी वाला ऑप्शन जो था उसमें 4 6 4 6 इस तरह से बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन डी का ऑप्शन जो है उसमें दशमलव के बाद 1 0, फिर 1 के बाद 2 0, फिर 1 के बाद 3 0, मतलब सेम
प्रश्न में जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी 0.10, 100, 3 बार 0, इस तरह की जो संख्या है ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब तीसरा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को दशमलव स्वरूप अनवसानी आवर्ती है। मतलब जो दशमलव रूप में लिखे तो ऐसा प्रश्न ऐसा आना चाहिए जो बार बार रिपीट होता है। प्रश्न तीसरा, निम्न में से कौन सी संख्या के दशमलव स्वरूप अनवसानी आवर्ती हैं। पहला ऑप्शन हमको दिया है 2/5, इसमें पहला ऑप्शन है 2/5। अब अगर हम इसे भाग देते हैं, 2 में 5 से अगर हम भाग देते हैं तो 2 जो है वो बड़ी संख्या है 5 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव करके ऊपर 0 डालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आता है दशमलव करके हम 0 डालते हैं, 0.5 तो इसका उत्तर हमें क्या मिलेगा, 0.4। अब 0.4 के बाद शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, मतलब ये भाग हमारा यहाँ खत्म हुआ। अब जो 4 हमें मिला है, ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है क्या, बार बार ये 4 जो है इसकी आवर्ती हो रही है, नहीं, तो इसका मतलब है ये हमारा उत्तर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हमको बी का बी जो है वो दिया है 3/16, 3/16। इसमें भी जब हम भाग देंगे, 16 से हम 3 में भाग नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, दशमलव डाल के 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो एक बार भाग जाएगा। उसी तरह से जब इसको हम माइनस करेंगे तो 30 में से 16 गए, कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 में हम 0 बढ़ाएंगे, 140 होगा। फिर हम इसका भाग देंगे, 16 का भाग देंगे 140 में, तो इसका भाग देने में हमें मिलेगा 16×8, इसका भाग हम देंगे 40 में तो हमें मिलेगा 16×8, तो ये हो जाएगा 8। फिर ये इसका जब हम भाग देंगे तो ये संख्या क्या है, आगे बढ़ती रहेगी, अलग अलग आपको नंबर मिलते रहेंगे। तो ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा सही उत्तर नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3/11, सी का ऑप्शन है 3/11। तो इसमें हम जब भाग देते हैं 0, ये आपका क्या हो जाएगा 30, 11 दूनी 22, आएगा 8, फिर हो जाएगा 80, 11 सते 77, फिर भाग देंगे बचेगा 30, फिर 11 दूनी 22, इस तरह से 27, 27, 27, ये जो है ये बार बार रिपीट होगा। अगर हम 3 में 11 से भाग देते हैं तो 0.27, 27, 27, इस तरह से बार बार से ये रिपीट होगा। तो इसका अर्थ है कि ये जो संख्या है, ये संख्या क्या है, अनवसानी संख्या है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये अनवसानी संख्या है। फिर डी का ऑप्शन हमको दिया है 137/25, तो 25 का भाग हम 137 में देंगे, तो इसमें जो आंसर आएगा वो भी आपका रिपीट नहीं होगा, बार बार वो उत्तर की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए इसमें अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है, 3/11 का। तो इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न तीसरे का जो उत्तर है, प्रश्न तीसरे का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात
3/11 है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे C 3/11, ये इसका सही ऑप्शन है। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, संख्या रेखा पे स्थित प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। तो संख्या रेखा पे जो बिंदु होता है वो, संख्या रेखा पे हम प्राकृतिक संख्या भी दर्शा सकते हैं, परिमेय संख्या दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्या दर्शा सकते हैं, मतलब सारी संख्याओं को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो संख्या रेखा जो है वो क्या दर्शाता है, वास्तविक संख्या दर्शाता है। संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वास्तविक संख्या। क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्या आती हैं, आपका पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक, परिमेय, अपरिमेय, ये सभी संख्याओं का समावेश वास्तविक संख्या में होता है और संख्या रेखा पे हम इन सभी संख्याओं को दर्शा सकते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, 0.4 इस संख्या को परिमेय रूप लिखिए। इस संख्या का परिमेय रूप कौन सा है, या परिमेय रूप लिखिए। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि ऐसी संख्याओं का हम परिमेय संख्या में रूपांतरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। माना x बराबर 0.4, इसके ऊपर इस तरह से बिंदु दिया है। इसका अर्थ है कि 4 जो है वो अशांत संख्या है जो बार बार रिपीट होती है। तो इसका अर्थ है कि ये इसका मान 0.4444 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या माना x बराबर 0.4, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती, रिपीट होता है। अब अगर हम दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10x, यहाँ पे भी हमने 10 से गुणा किया 0.4, यहाँ पे हमें मिलेगा 10x, यहाँ पे क्या मिलेगा 4.4, और ये 4 जो था ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम इस तरह का चिन्ह बनाएंगे। अब आगे क्या करेंगे, हम 10x से x को घटाते हैं। तो 10x माइनस x, यहाँ से हमने x को घटाया, यहाँ पे हम 4.4 डॉट जो है इसमें से 0.4 को घटाते हैं। अगर इन दोनों को घटाया तो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, फिर 4। 10x में से 1x गया, 10x में से एक x हटाया तो ये हो जाएगा 9x बराबर 4। तो x बराबर 4/9। x का जो x बराबर 4/9, तो इसको अगर हम बटे में लिखना है, हमें परिमेय संख्या में लिखना है, तो इसका ऑप्शन 4/9 जो है ये सही ऑप्शन है। आप प्रश्न में देखोगे एक पहला ऑप्शन आपको दिया है 4/9 का, तो इसका सही ऑप्शन, सही उत्तर है ए 4/9। इसका अर्थ है कि जो इसमें ऑप्शन ए दिया है वो आपका सही उत्तर है। तो बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगले प्रश्न पे। अब हमारा छठा प्रश्न दिया है,
छठा प्रश्न है, यदि n यह पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो, n जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो करनी में n यह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी। आपको प्रश्न में कहा है n जो है वो किसी का वर्ग नहीं है, इसका अर्थ है आप n का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो, तो वो n जो है वो करनी में ही रहेगा। जैसे हम 3 किसी का वर्ग नहीं है, 7 किसी का वर्ग नहीं है, 5 किसी का वर्ग नहीं है, 8 किसी का वर्ग नहीं है, तो ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है अगर वो उसी तरह से हमें करनी में दी गई है तो उनका समावेश किस प्रकार की संख्या में होता है। तो इस पे हम पाठ शुरू होने के पहले ही चर्चा कर चुके थे, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह शुरू होने के पहले, कि अगर ऐसा प्रश्न हमें दिया है तो वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो जो छठा प्रश्न है उसका सही उत्तर है अपरिमेय संख्या। आप देखोगे पहला ऑप्शन आपको दिया है प्राकृतिक संख्या, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हमें कैसे लिखना है p/q के रूप में, लेकिन हमें स्किप करनी में दिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। फिर तीसरा है अपरिमेय संख्या, ये ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन ये सही है। तो इस प्रश्न को हम लिखते हैं, छठा प्रश्न है n यह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो करनी में n यह कौन सी संख्या होगी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अपरिमेय संख्या। इसका सही उत्तर है सी, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करनी नहीं है। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या करनी नहीं है। आपको अलग अलग ऑप्शन दिया है, जैसे पहला ऑप्शन है ए का ऑप्शन दिया है करनी में 7, हमें मालूम है करनी में 7 का वर्गमूल कुछ नहीं होता, करनी में 7 हमें उसी तरह से लिखना होगा। इसका अर्थ है ये क्या है, करनी में 7 ये करनी है, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है बी का ऑप्शन है 17, यहाँ पे कोटि की है 3, मतलब ऐसी कोई संख्या जिसको हम 3 बार गुणा करें तो उत्तर हमें 17 मिले। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका अगर हम 3 बार गुणा करते हैं या जिसका हम घन निकालते हैं तो उत्तर हमें 17 मिले। तो इसका अर्थ है कि ये भी करनी है, ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी आपको दिया है 43 करनी 64। अब बच्चों अगर हम ऐसी संख्या ढूंढे जिसका घन 64 हो, ऐसी संख्या जिसका घन 64 हो, जिसका अर्थ है कि उसको अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो उत्तर हमें 64 मिलना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 4। अगर हम 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक 16, 16 का गुणा 4 में करते हैं तो कितना आएगा, 64। तो इसका अर्थ है अगर इसका उत्तर हम निकाले तो इसका उत्तर क्या मिलेगा हमको, इसका उत्तर हमें मिलेगा 4। इसका मतलब 4 जो है ये करनी नहीं है। फिर चौथा ऑप्शन आपको दिया है डी का करनी में 196, डी का ऑप्शन है आपको करनी, सॉरी डी का ऑप्शन है करनी में 193। तो 193 जो है वो भी किसी का वर्ग नहीं है, 193 का हम वर्गमूल ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है जिसे हम करनी में नहीं लिख सकते, इसका सही ऑप्शन सी वाला है जिसे हम
करनी में नहीं लिख सकते। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोटि 3 करनी 64, ये इसका सही उत्तर है। फिर है अगला प्रश्न 7वां। आपको प्रश्न दिया है इस करनी का घात या कोटि कितना है वो आपको बताना है। 8वां प्रश्न है, हमको प्रश्न दिया है इस तरह से कोटि 3, फिर 5, इस करनी का कोटि बताइए। इस करनी की कोटि बताइए। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे प्रश्न में 5 के बाहर कोटि कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये क्या दिया है, वर्गमूल। तो अगर ऐसा है तो इसका अर्थ है यहाँ पे कोटि क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे कोटि कुछ नहीं लिखा है, 5 का वर्गमूल, तो इसका कोटि होगा 2। अब 3 का गुणा अगर हम 2 में करते हैं तो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। तो इसका अगर हम टोटल कोटि निकालते हैं, कुल निकालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 6। अब आप देखो कि इसमें 6 ऑप्शन जो है, ए का 3 दिया है, बी का 2 दिया है, सी में 6 दिया है। तो इसका सही विकल्प है सी, जिसके अंतर्गत ऑप्शन 6 दिया हुआ है। अब उसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9वां प्रश्न, नौवां प्रश्न है 2 करनी में 5 प्लस करनी में 3, इस द्विपद करनी का अनुबद्ध युग्म कौन सा है। तो बच्चों अनुबद्ध युग्म जब हम निकालते हैं तो क्या ध्यान देना होगा हमें, करनी के अंदर की जो संख्या है वो आपकी सेम होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे करनी में 5 दिया है तो ये करनी में 5 ही होना चाहिए, या करनी में 3 दिया है तो ये करनी में 3 ही होना चाहिए। सिर्फ क्या बदलता है, बीच का चिन्ह बदलता है। जैसे इसके पहले हमने प्रश्न देखा था परमेयीकरण कीजिए, तो उसमें हम क्या करते थे, हेलो, तो उसमें हम क्या करते थे, परमेयीकरण कीजिए में जब इस तरह के हमें प्रश्न दिए रहते थे तो हम ऊपर नीचे जो चिन्ह बदल के ये पूरी संख्या का गुणा हम ऊपर नीचे कर देते थे। जैसे 2 करनी में 5 प्लस करनी में 3 दिया है तो हम ऊपर नीचे किससे गुणा करते थे, 2 करनी में 5 माइनस करनी में 3। मतलब संख्या जो करनी की संख्या रहती थी वो हमारी सेम रहती थी, सिर्फ हम क्या बदलते थे, चिन्ह बदलते थे और ऊपर नीचे गुणा करते थे। तो अगर इस स्वरूप में लिखा जाए तो उसे कहा जाता है अनुबद्ध युग्म। अब इसका ऑप्शन आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ है इस प्रश्न में। जैसे ए का ऑप्शन है -2 करनी में 5 प्लस करनी में 3, तो ए जो है ये भी उत्तर हो सकता है, लेकिन इसमें क्या किया है, आगे पीछे आपको ऑप्शन दिया है। बी जो है -2 करनी में 5 माइनस करनी में 3, बी का भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसका चिन्ह बदलना है, लेकिन बी में इसका भी चिन्ह बदला है, इसका भी चिन्ह बदला है। सी का ऑप्शन है 2 करनी में 3 माइनस करनी में 5, तो ये जो सी है इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इस उत्तर में। इसमें इसका सी का ऑप्शन इस तरह से आप लिखोगे, 2 करनी में 5 माइनस करनी में 3। इस प्रश्न में जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, 2 करनी में 5 माइनस करनी में 3। वहां पे अगर आप चाहो तो करेक्शन कर सकते हो अपने किताब में। ऑप्शन सी में जो है आप पेंसिल से या पेन से करेक्शन कर लीजिए। उसमें आपको दिया है 2 करनी में 3 माइनस करनी में 5, तो ये होगा 2 करनी में 5 माइनस करनी में 3, ये इसका सही उत्तर है।
फिर है 10वां प्रश्न, 12 माइनस 13 प्लस 7 गुणे 4, इसका हमें मान निकालना है। 12 माइनस 13 प्लस 7 गुणे 4। इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो हम सबसे पहले क्या हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसको सॉल्व करना। 12 ऐसे ही लिखेंगे, 13 में 7 जोड़ा तो बच्चों कितना होगा 20। 13 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो होगा 20 गुणे 4 जो दिया है उसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। 12 माइनस 20 चौक 20 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा 80। फिर 12 में से 80 को घटाया तो कितना आएगा -64। अब ये अगर हम चिन्ह हटाते हैं, ये कॉर्ड का जो चिन्ह है, अगर इसे हम मोड़ का चिन्ह जो है इसे अगर हम हटाते हैं तो क्या होगा, ये चिन्ह जब हटता है तो अंदर प्लस की संख्या हो या माइनस की संख्या, धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, अगर हम ये मोड़ का चिन्ह हटाते हैं तो उत्तर आपका हमेशा धनात्मक संख्या ही होगा। अब यहाँ पे यहाँ पे -68 आएगा, 80 में से 12 को घटाएंगे -68। अगर यहाँ पे हम मोड़ का चिन्ह हटाते हैं तो संख्या जो है वो धनात्मक रहेगी, तो इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या आएगा 68। अब हम देखते हैं 10वें में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 68 दिया हुआ है। पहला आप देखोगे ऑप्शन है -68, ये इसका अर्थ है ये उत्तर हमारा गलत है, क्योंकि हमारा उत्तर क्या आया +68, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है +68, बी का जो ऑप्शन है इस प्रश्न में, बी का जो विकल्प है वो आपको सही दिया है +68, तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी है जो कि +68 होगा। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले लो, फिर हम आगे के प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। अब शुरू करते हैं प्रश्न दूसरा। ये तो हमारा प्रश्न पहला था। ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में आता है आपको तो विकल्प आपको दिया रहेगा, आपको कहा जाएगा कि आप इसमें से सही उत्तर चुन के देखिए। इस तरह के प्रश्न 1 नंबर के लिए परीक्षा में आते हैं। प्रश्न पहला जो रहता है ए और बी वो इसी प्रकार का रहता है, जो कि आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा में क्या है, हमें P/Q के रूप में लिखना है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में लिखिए। जिसमें आपको, जिसके अंतर्गत आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है 0.555। तो बच्चों अगर इस प्रश्न पे हम चर्चा करें तो यहाँ पे हमसे क्या गलती हो सकती है, इसको अगर आप देखोगे तो 0.555 बस इतना ही दिया हुआ है। इसके आगे आपको डॉट 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 या उसके ऊपर बार का चिन्ह है या डॉट इस तरह का नहीं दिया है। इसका सॉरी, इसका अर्थ है ये कैसी संख्या है, ये शांत स्वरूप है, मतलब आगे वही संख्या रिपीट नहीं हो रही है। 0.555 ये प्रश्न यहीं पे आपका खत्म हो जा रहा है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, अब आप देखोगे दशमलव के बाद कितनी संख्या दी गई है, 3 संख्या दी गई है दशमलव के बाद। तो हम ऐसी
संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे जिसमें 3 जीरो आता है। तो अगर हम 3 जीरो वाली संख्या लें तो कौन सी संख्या होगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कौन सी संख्या होगी? हजार। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1000 से 1000 से गुणा करने पर इस प्रश्न में हमने 0.555 को ऊपर और नीचे दोनों तरफ किससे गुणा कर दिया है? 1000 से। 0.555 में अगर 1000 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 555 और नीचे आएगा 1000। तो इस तरह से हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो, इसके पहले भी हमने ऐसा एक प्रश्न हल किया था जिसे हमने P/Q के रूप में लिखा था। अंतर क्या था? वो संख्या जो थी वो अशांत संख्या थी, 0.44444 इस तरह से वो बार बार रिपीट हो रहा था। और ये संख्या जो है ये शांत संख्या है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 के बाद खत्म हो जा रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इस तरह का तकनीक, इस तरह का मेथड यूज किया है। अब अगला प्रश्न जो इसका हम हल करेंगे उसमें आप देखोगे अशांत संख्या रहेगी जो बार बार रिपीट होगा। तो उसका जो मेथड है वो हमारे पहले प्रश्न जैसा है। जैसे हम देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। प्रश्न दूसरे में अगला प्रश्न है 29.568। दूसरा प्रश्न है आपका 29.568। इसे हम कैसे हल करेंगे? माना x बराबर 29.568। अब आप देखोगे दशमलव के बाद कितनी संख्या दी गई है? 3 संख्या। तो हम किससे गुणा करेंगे दोनों तरफ? 1000 से। 3 जीरो वाला क्या हो गया? 1000। तो दोनों तरफ हम किससे गुणा करेंगे? 1000 से। तो ये आपका हो जाएगा 1000x, यहाँ पे भी हमने गुणा किया 1000 पूरे 29.568। ये हो जाएगा 1000x, ये हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटेगा 2, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, आप देखो कि इसके ऊपर बार दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2958.568। इसके ऊपर बार का चिन्ह आएगा क्योंकि ये जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले करते थे, जहाँ पे हम किसको हटाएंगे? दोनों पक्षों में x का मान जो है 1000 में से x को हटाएंगे, इसमें भी x को हटाएंगे। तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x बराबर 2958.568 बार माइनस 29.568 बार, 568 बार। अब यहाँ पे ये जो 568 बार और ये 0.568 बार है, ये दोनों क्या होगा? कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमें क्या घटाना है? इसमें से हमें 29 को घटाना है। 2958 में से हमको किसे घटाना है? 29 को घटाना है। अब अगर इसे हम 29 घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2, ये घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9, ये आ जाएगा आपका 3, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो ये होगा 5, ये होगा 9, ये होगा 2, 295392। इसे हम घटाएंगे तो आएगा 29539। 1000 में से x गया तो कितना आएगा? 999x। x यहाँ रखेंगे, 999 का पक्षांतर करेंगे, 29539 बटे 999। इस तरह से इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे। ये हमारा उत्तर है।
तो इसी प्रकार आपको अगला जो प्रश्न दिया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी प्रश्न इसी तरह से हैं। जैसे तीसरे प्रश्न में आप देखोगे 9.315, 315 ये रिपीट हो रहा है तीसरे प्रश्न में, 9.315, 315 ये जो है ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 9.315, इसके ऊपर इस तरह से बार का निशान बना सकते हैं। तो जैसे ये प्रश्न हमने हल किया, सेम उसी प्रकार इसे भी हल करना है। इसे भी आपको लेना है, माना x बराबर 9.315, दशमलव के बाद 3 संख्या दी गई है, दोनों पक्षों में हम 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करेंगे तो ये जो 315 वाला टर्म है ये चला जाएगा, फिर हम माइनस करके x का मान निकालेंगे, इस तरह से उसे हम बटे में लिखेंगे। तो बच्चों हमारा टाइम जो है वो यहाँ पे होने वाला है। आगे के जो इस प्रश्न दूसरे के आगे का प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा, चौथा, ये आपका होमवर्क है, अगले पीरियड में आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को अगर कोई समस्या है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? यहाँ पे कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है। सुमित यादव। हेलो टीचर, मुझे जी पूछिए। टीचर मुझे पूछना है कि 9th का फिर से बताओ ना, समझाओ ना एक बार टीचर। 9वां जो प्रश्न पहले का 9वां था, प्रश्न पहले का जो 9वां प्रश्न था ऑप्शन वाला, 9वां का सवाल फिर से समझाओ ना। हाँ, तो उस प्रश्न में मैंने आपको बताया कि ना ये प्रश्न में प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ है, क्योंकि अगर इसका उत्तर आप देखोगे पीछे तो इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम अनुबद्ध युग्म निकालते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि जब हम अनुबद्ध युग्म निकालते हैं तो उस समय क्या होता है कि करनी की संख्या सेम होती है। परमेयीकरण करते समय हमने देखा था करनी की संख्या सेम होती है, सिर्फ चिन्ह बदलता है। लेकिन इस प्रश्न में आपको 9th क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं उसमें हमें क्या दिया है, 2 करनी में 5 प्लस करनी में 3। अगर इसका हम अनुबद्ध युग्म निकालेंगे तो यहाँ पे करनी में 5 और करनी में 3 जो है वो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ क्या बदलना चाहिए, हमारा चिन्ह बदलना चाहिए। तो चिन्ह अगर हम बदलते हैं तो इसका उत्तर क्या आएगा, 2 करनी में 5 माइनस करनी में 3। क्योंकि हम करनी की संख्या को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ उसका चिन्ह बदलते हैं अनुबद्ध युग्म जब लिखते हैं तो इसका सही ऑप्शन ये है। लेकिन आप देखोगे ऑप्शन सी जो आपके बुक में दिया हुआ है इसमें करनी की संख्या अलग लिखा हुआ है। तो अगर हम ऑप्शन सी इसका सही उत्तर मानते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ है, जो कि आप अपने किताब में सुधारोगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, लेकिन उसमें क्या है, 2 करनी में 3 जो दिया है वो करनी में 3 नहीं है, वहां पे आएगा करनी में 5 और बाद वाली जो करनी है वो है करनी 3 की। तो यहाँ पे आप अपने बुक में करेक्शन करोगे, अपनी किताब में करनी में 3 की जगह करनी में 5 और करनी में 5 की जगह करनी में 3 लिखोगे। और किसी को कुछ पूछना है? और कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो टीचर। हाँ पूछिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टीचर क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा आप फिर से प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ जरूर जरूर। यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न देखिए दिया है 29.568। यहाँ पे ऊपर बना है बार का चिन्ह। मैंने आपको बताया था इस तरह का जब चिन्ह होता है तो वो संख्या अशांत संख्या होती है या अखंडित संख्या होती है, जो बार बार रिपीट होती रहती है।
तो इसका अर्थ है कि ये 5, 8, 6 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑप्शन वाला जो प्रश्न पहला हमने किया था उसमें इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा था। सेम वैसा ही करेंगे। माना x बराबर 29.568 जो प्रश्न दिया है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब आप देखोगे हम गुणा कैसे करते, हम किस तरह से डिसाइड करते हैं कि हमें 10 से गुणा करना है कि 100 से गुणा करना है कि 1000 से करना है कि 10,000 से करना है। ये किस पे निर्भर करता है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या दी गई है जो रिपीट हो रही है। तो दशमलव के बाद आप देखोगे कितनी संख्या दी गई है जो बार बार रिपीट हो रही है, 1, 2, 3, 3 संख्या दी गई है। इसका अर्थ है हम 3 जीरो वाले से गुणा करेंगे। अब 3 जीरो वाला क्या होगा, 1, 2, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। वो संख्या कौन सी होगी, 1000। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 1000 से गुणा कर दिया। तो 1000 x बराबर हो जाएगा 1000 गुणे 29.568, ऊपर बार का चिन्ह आएगा क्योंकि ये संख्या अखंडित संख्या है। अब उसके बाद इसका अगर हम गुणा करते हैं इसमें तो हमें मिलेगा 29568.568 बार। अब अगर हम इसमें दोनों में x को घटाएं तो 1000 x में से x को घटाएंगे और इसमें से 29568.568 बार, इसमें से हम किसको घटाएंगे, 29.568 को घटाएंगे। अब ये 0.568 बार, 0.568 बार, ये बार, ये जो है ये दोनों कट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा क्योंकि सेम संख्या है। तो ये दोनों घट के 0 हो गया। बचा क्या, इसमें से 29,568 में से हमें किसको घटाना है, 29 को घटाना है, 29 को घटाना है। तो अगर हम 29,568 में से 29 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 29,539। 1000 x में से x को घटाते हैं तो हमें मिलेगा 999। x को इसी तरफ रखेंगे, 999 का पक्षांतर करेंगे, इस तरफ गुणे में है, पक्षांतर किया तो हमें मालूम है गुणे का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 29,539/999, ये आपका उत्तर है। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो टीचर। आप पूछिए। गुड मॉर्निंग टीचर। क्या गुड मॉर्निंग? टीचर छठा वाला फिर से बताइए ना, जो ऑप्शन वाला है ना। एक सेकेंड। हाँ, छठा प्रश्न, छठा प्रश्न, यदि n यह पूर्ण वर्ग संख्या हो तो करनी में n, ये वाला आप पूछ रहे हैं? यस टीचर। तो बच्चों ये शुरू करने के पहले ही हमने इस बारे में चर्चा की थी कि अगर कोई संख्या करनी में है जिसका हमें वर्गमूल नहीं पता, अगर कोई संख्या करनी में दी गई है और उसका हमें वर्गमूल नहीं पता तो वो संख्या होती है अपरिमेय संख्या। इस प्रश्न में आपको कहा गया है कि यदि n यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, n जो है ये किसी का भी वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, करनी में n दिया है तो ये इसमें से कौन सी संख्या होगी। अब अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या की तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाती है, इसमें करनी की संख्या का समावेश नहीं होता। तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या क्या होता है, वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर करनी में n या करनी में कोई ऐसी संख्या दी गई है जो किसी का वर्ग नहीं है तो उस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसका अर्थ है ये परिमेय संख्या भी नहीं है। अब फिर उसके बाद आता है ए बी सी, यह तीनों विकल्प हो सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपका डी गलत है, बचा ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या। तो मैंने आपको बताया था जो संख्या करनी में दी गई हो, जो किसी का वर्ग नहीं है, जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं,
जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए प्रश्न छठे का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है सी, विकल्प सी, अपरिमेय संख्या। और किसी को कुछ डाउट, और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? तो बच्चों हेलो टीचर। हाँ हाँ जी पूछिए। टीचर मैं लेट आई थी ना, इसलिए मुझे पहला और दूसरा नहीं समझ में आया, पहले का तो समझाओ ना। हमारा हो गया है, इसलिए हम अपना लेक्चर जो है यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने देखा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का, हमने प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा किस तरह से हल करते हैं। प्रश्न पहले में 10 प्रश्न थे, वैकल्पिक प्रश्न जिसमें से सही ऑप्शन ढूंढ के लिखो, इस तरह का था जिसे हमने हल किया। प्रश्न दूसरे में भी हमने प्रश्न पहला दूसरा हल किया, तीसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और तीसरा प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, इसे आप सॉल्व करोगे। और अगर अगला पीरियड जो हमारा है उसमें कोई डाउट होगा अगर इसको सॉल्व करने से रिलेटेड, तो उस पर हम